नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन। आज आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की सोच रहे हो या बेच चुके हो तो किस तरीके से आप उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हो। साथ में इंडेक्सेशन कैसे होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं और बेनिफिट किसमें ज़्यादा मिलता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे लेंगे, क्या हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इतनी दिखा सकते हैं कि मेरा पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और जो मैं एडवाइस करता हूँ इसी पॉइंट पे करता हूँ, क्योंकि परचेज डीड तो होती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसी के पास नहीं होती, ना प्रूफ होता, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे वो बताऊंगा। कब तक इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ का करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया तो टैक्स कब पे होगा। बच्चों के नाम पे अगर मैं लेता हूँ आगे जाके, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मैं बेच रहा हूँ, नई प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे खरीद रहा हूँ, तब क्या होगा, एग्जम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी। गिफ्ट डीड के अंदर कॉस्ट क्या लेते हैं और पीरियड क्या लेंगे, और बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले दोस्तों बताऊंगा कि कैपिटल एसेट्स क्या होती है। जब तक कैपिटल एसेट्स है तो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा तो कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। जितनी एसेट्स हैं आपकी, हाउस है, शॉप है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर, सब पे होगा। मशीनरी, गुडविल, ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं ये सब, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लीज होल्ड राइट, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, बिजनेस यूज के लिए हो, पर्सनल यूज के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल गेन सब पे लगता है क्योंकि कैपिटल एसेट्स है। सिर्फ एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड है जिसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता। रीजन, क्योंकि ये कैपिटल असेट्स में ही नहीं आती। अगर कैपिटल असेट्स में नहीं आती है तो कैपिटल गेन नहीं रहेगा। चाहे एनआरआई बेच रहा हो, चाहे यहाँ का इंडियन रेसिडेंट बेच रहा हो, किसी तरह का कोई टैक्स ट्रीटमेंट इसके ऊपर नहीं है। लेकिन वो एक्चुअल में रूरल एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से, एज पर इनकम टैक्स। आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर कोई अगर लैंड है जो एग्रीकल्चर है तो वो रूरल नहीं होगी, वो फिर अर्बन कैटेगरी में आएगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा और सारे प्रोसीजर फॉलो होंगे। तो जब कभी भी करें ध्यान रखिएगा कि रूरल है या नहीं, चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेशन दे दी है, क्राइटेरिया दे दिया है, इन चीज़ों का चेक कर लेना आप। अब क्वेश्चन आता है कि मेरी कैपिटल एसेट्स है, मान लीजिए प्रॉपर्टी थी, मैंने बेच दी, घर था मेरा, अब शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म में कैसे बदलेगा, ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी, ये शॉर्ट टर्म मेरी। सबसे पहले आता है पीरियड। अगर 2 साल के बाद बेचिए परचेज डेट से तो मेरा लॉन्ग टर्म होता है। 2010 में ली थी, 2021 में दे दी। अब ना तो साल देखना है ना महीना देखना है, डेट देखनी है हमें। अगर 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया है तो मेरा शॉर्ट टर्म आएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमेशा लॉन्ग टर्म में मिलता है। सरकार मानती है कि अगर जिस बंदे ने होल्ड ज़्यादा करा है उसको बेनिफिट ज़्यादा देंगे हम। जो शॉर्ट टर्म में बेचता है वो बिजनेस इनकम मान लेता है, वो तो बेनिफिट देता नहीं है। यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ टैक्स रेट का बेनिफिट 20%, यहाँ पे कितना, 30%। लॉन्ग टर्म के अंदर एग्जम्पशन टैक्स जो सेक्शन बताऊंगा मैं, ये 354 में मिलती है, 54 EC 54F में, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। अब हम वीडियो में जितनी बात कर रहे हैं हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स की, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, जिसको आपने परचेज डेट से 2 साल के लिए होल्ड कर लिया। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। 2 साल का टाइम चाहिए, सोल्ड आफ्टर 2 ईयर। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, 2 करोड़ की मैंने बेच दी। इंडेक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट कॉस्ट जो लोग दिखाते हैं उल्टा सीधा 1.4 करोड़ की आ गई। अब मेरे 2 केस बनते हैं, इसमें 60 लाख का कैपिटल गेन हो गया मेरा, 2 में से 1 40 गया, 1.4। अगर 2 साल के बाद बेची है तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 60 लाख का कैपिटल गेन अगर विद इन 2 ईयर में बेच दिए मैंने तो 30% का लगेगा शॉर्ट टर्म। अब ये 60 लाख का टैक्स तो मेरा लग गया, लेकिन बचेगा कैसे, कब तक बचेगा, कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है, कंडीशन क्या है, मजबूरी अगर रही तो टैक्स पे करूँगा तो क्या कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी। 3 सेक्शनों का चार्ट मैंने यहाँ बनाया है, जहाँ पे आप कंपेरिजन भी करेंगे साथ साथ और ये भी देखेंगे कि भैया मेरा टैक्स कैसे बचेगा। पहला मेरा है सेक्शन 54 जो मेरा इसमें आता है, फिर आता है सेक्शन 54EC, फिर आता है सेक्शन 54F। मैं एक एक सेक्शन के बारे में बताता रहूँगा कि आपने जो भी प्रॉपर्टी बेची है 2 करोड़ की, जिसके अंदर 1 करोड़ 40 लाख मेरी कॉस्टिंग है, 60 लाख का जो कैपिटल गेन आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो कैसे बचेगा, किन कंडीशनों से बचेगा। पहला है सेक्शन, इंडिविजुअल और HF को ही मिलता है बेनिफिट। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो मेरी होगी या HF की होगी। HF कैसे बनाते हैं, टैक्स कैसे बचता है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ मैं, तो साथ रहिएगा। सिर्फ एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, आप ले सकते हो सिंगल। पहले क्या होता था, 2-2 फ्लैट लोग ले लेते थे, ज्वाइन कर लेते थे, अब सिंगल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है आपने। पूछता भी कितना इन्वेस्ट करना है, यानी कि मुझे सिर्फ 60 लाख इन्वेस्ट करना है, मुझे एक 60 लाख का एक नया घर लेना है, 2 करोड़ का घर नहीं लेना है, यहाँ ध्यान रखिएगा। क्यों,
1,40,00,000 तो मेरी कॉस्टिंग थी अपनी। मेरे पैसे के लिए सरकार मुझे कैसे कह सकती तू इन्वेस्ट कर। 60 लाख कैपिटल गेन हुआ है, जब 60 लाख कैपिटल गेन है तो 60 लाख पे टैक्स लगेगा। जब 60 लाख बचाना है तो मैं 60 लाख तो इन्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ 60 लाख आएगा, 60 लाख। अगला, मुझे इन्वेस्ट कब करना है, कहाँ करना है, जो मेरे 60 लाख के ऊपर जो टैक्स लगना है वो बच जाए। यहाँ 60 लाख नहीं बचना है, 60 लाख के ऊपर जो टैक्स लगना है 20% वो बचाना है मैं। 1 रेसिडेंशियल हाउस आप ले सकते हो। आपने घर बेचा, एक आपके पास घर था, आपने एक घर ले लिया रेसिडेंशियल हाउस, फिर बोल रहा हूँ रेसिडेंशियल, परचेज कर सकते हो 1 साल पहले या 2 साल बाद परचेज करना है। यानी कि अगर बना बनाया है तो आप 1 साल पहले भी ले सकते हो जब भी आपने प्रॉपर्टी बेची है, डेट से बोल रहा हूँ मैं, डेट से, या 2 साल बाद भी ले सकते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, यानी कि किसी बिल्डर के पास बुकिंग करा रहे हो, ईएमआई पे करनी पड़ेगी, या जो भी इसका प्लान है वो 3 साल लगेगा, या आप खुद बनाना चाह रहे हो तो आप जब भी बेच रहे हो तो 3 साल के अंदर अपने घर को बना लीजिए। यानी कि आपने प्रॉपर्टी बेची 2 करोड़ की, 60 लाख का एग्जम्पशन करना था, आपने क्या करा 1,40,00,000 का तो ज़मीन ले ली, उसके बाद आपको 2 साल के बनाने में 60 लाख रुपए का आपने बना लिया, पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। 2 हाउस भी अलाउ है दोस्तों इस केस के अंदर। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल 2 करोड़ है लेकिन सिर्फ एक बार कर सकते हो, यानी कि सरकार ने अभी जब लॉकडाउन आया, ये सब आया, बूस्ट करने के लिए रेसिडेंशियल हाउस ग्रुप्स को, जो बिल्डर्स हैं, कहा कि भैया पहले एक घर था, आप 2 घर भी ले सकते हो, लेकिन लिमिट कर दी कि 2 करोड़ तक की लिमिट होगी, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होगी कैपिटल गेन की। अगर आप ये कर रहे हो तो इस तरीके से आप अपना 60 लाख बचा सकते हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप घर लेने जा रहे हो, एग्जम्पशन करने जा रहे हो 60 लाख की, वो आपका रहने लायक होना चाहिए। कई लोग मैंने देखा है टैक्स बचाने के लिए उल्टी सीधी रजिस्ट्री करा लेते हैं, वो घर रहने लायक नहीं होता और फिर बाद में वो फंसते हैं। वो कहते हैं भैया अभी मैं बना लेता हूँ, बेकार सा घर ले लेता हूँ, बाद में देख लेंगे, तोड़वा के बाद में बना लेंगे, एग्जम्पशन नहीं मिलती, कई बार दिक्कत आती है। तो वो घर रहने लायक होना चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस का मतलब वो घर रहने लायक होना चाहिए, बाथरूम वगैरह सब कुछ होना चाहिए। 4 पॉइंट होगा इसी के, अभी मैं दोबारा आऊँगा इस वीडियो पे पॉइंट पे, इसके ही 5 पॉइंट लेता हूँ मैं। कंडीशन क्या है, जो आपने नया घर लिया है जिसके बेस पे आप अपना 60 लाख माफ़ करा रहे हो, आपको उसे 3 साल होल्ड करना है। सरकार चाहती है ऐसा नहीं है एग्जम्पशन भी ले लो 3 साल होल्ड भी ना करे, 3 साल घर को होल्ड करना है। अगर मैंने घर तो होल्ड नहीं करा, मैंने वो 2 साल में ही बेच दिया, कोई बात नहीं, उसको बेच दीजिए, मैं तो कहता हूँ बेच दीजिए 2 साल में। 2 साल में बेच के उससे दोबारा घर ले लेंगे तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया है, सेक्शन 54 फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने इसे बेच के अगर उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लिया तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन इसे बेच के अगर फिर से घर ले लिया तो टैक्स पे नहीं करना, फिर वो डीम्ड री इन्वेस्ट माना जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का चाहते हैं या 2 साल का टाइम है तो मैं इस पैसे को जमा करता हूँ, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, बैंक में जाइए, एक फॉर्म भरिए, उसको बोलिए मैंने प्रॉपर्टी बेची हुई है, 60 लाख रुपए है, अभी मेरा माइंड सेट नहीं है, मुझे घर ढूंढना है, टाइम लगेगा। रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले उस कैपिटल गेन को 60 लाख को बैंक में जमा करना पड़ेगा। वही बैंक वाला वो पैसा या तो आपको देगा, बहुत कम के रेयर केस में होते हैं, या डायरेक्ट बिल्डर को पेमेंट करता है डीडी बना के, ताकि वो मिस यूज़ ना हो। तो ये आपको लगता है कि भैया मैं भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, धीरे पैसा देना है, तो आपको ये खुलवाना मैंडेटरी है। बैंक जाइए, फॉर्म भर दीजिए। इसमें मेरी कुछ एडवाइस दोस्तों बढ़िया सी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये वाला है, जो री इन्वेस्ट करना है इसमें कोई भी 1 to 1 पॉइंट नहीं है। मैंने प्रॉपर्टी बेची 2 करोड़ की, 1 करोड़ 40 कॉस्टिंग थी, 60 लाख का प्रॉफिट आया, मैंने वो 2 करोड़ क्या करा, खर्च कर दिए, उड़ा दिए, मैंने कहीं भी सड़क पे फेंक दिया, कुछ भी कर लिया मैंने, या कुछ भी यूज़ कर लिया, बिजनेस में यूज़ कर लिया मैंने। अब मेरे पास टाइम है 3 साल, 2 साल का बनवाना है मुझे, या 3 साल बनवाना है और 2 साल तक परचेज करना है। जैसे ही मेरे पास रिटर्न की डेट आई, मैंने क्या करा, अपने दोस्त से पैसा लिया 60 लाख रुपए और वो जमा कर दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों इस बात से। या मैंने पहले ये घर खरीदा हुआ था, मेरा पहले से घर था, मान लीजिए इसी केस में मैंने घर बेचा, 2 करोड़ आया, 60 लाख का मेरा कैपिटल गेन था, मैंने वो 60 लाख कैपिटल गेन अपना एंजॉय कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, कुछ भी कर लिया। 1 साल पहले मैंने जो घर लिया हुआ था वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं कि मेरा भैया 1 साल पहले घर लिया हुआ है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो 2 करोड़ रुपये आया है, जो 60 लाख बचा है, उन्हीं पैसों से घर लिया जाएगा। 1 to 1 रिलेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे केस मैंने करा रखे हैं इसको लेके, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे खर्च कर दीजिए। पर्पस क्या है, इसके हिसाब से आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। नोटों से मतलब नहीं है हमें, तुम पैसा कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो। 1 साल पहले घर खरीद भी लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है,
मान लीजिए मैंने 2 करोड़ का घर था और मेरा 2 करोड़ का लोन चल रहा था, मैंने 2 करोड़ बेच के 2 करोड़ का लोन चुका दिया मैंने पूरा पूरा अपना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा घर पहले से था जिसे मैंने 1 साल के अंदर अंदर ही खरीदा है, तो आप उसकी एग्जम्पशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ITR फाइलिंग जरूर करें दोस्तों जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें। स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज जो होता है वो भी री इन्वेस्ट माना जाता है, यानी कि जब 60 लाख होगा मेरा तो मैं जो स्टैम्प ड्यूटी कराऊंगा, रिनोवेशन कराऊंगा, ब्रोकरेज दूंगा, वो सब भी 60 लाख में इंक्लूड होगा। तो पहला पॉइंट था रेसिडेंशियल हाउस बेचकर किस तरीके से आप अपना कैपिटल गेन बचा सकते हो सेक्शन 54C में, सॉरी सेक्शन 54 के अंदर। अब मेरा आता है सेक्शन 54EC, दोबारा से उसी स्क्रीन पर आ गया हूँ मैं, साथ में थोड़ा कंपेरिजन भी रहेगा और आपको पता चलता रहेगा। इसमें था इंडिविजुअल और एचयूएफ, इसमें आते हैं ऑल, यानी कि आप जब प्रॉपर्टी बेच रहे हो, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कोई भी हो, सारे आते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ तो इसमें है ही। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी है, इसमें थी ओनली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रहने वाला घर। 54EC में मेरा है लैंड और बिल्डिंग, या फिर बोथ, लैंड और बिल्डिंग भी हो सकती है, यानी कि मेरा यहाँ पे कमर्शियल भी आ गया, पर्सनल तो था ही था, प्राइवेट भी आ गया, एक लैंड एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ लैंड नहीं है, यहाँ पे मेरी लैंड आ गई है। यानी कि जब आपके पास लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो या जनरल लैंड हो, रेसिडेंशियल लैंड हो या फिर आपकी कमर्शियल लैंड हो, वो इसमें आएगी। तो जब आप इसको बेच देते हैं आपके पास कैपिटल गेन हो गया। एग्जाम्पल मान लेता हूँ, आपने वो 2 करोड़ की थी, 1 करोड़ 40 लाख मेरी कॉस्टिंग, 60 लाख का कैपिटल गेन मेरा यहाँ भी आ गया। अब क्या होगा, 50 लाख तक का मैक्सिमम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, यानी कि 10 लाख के ऊपर तो मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा अगर वो लैंड थी। तो उस लैंड को बेच के मैंने ये चीज़ करी, 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता था। कहाँ करूँगा इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में, NHAI, थोड़ा मोबाइल को बड़ा कर लीजिएगा, स्क्रीन को बड़ा करके अगर ना दिख रहा तो, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालता हूँ, आप देख लीजिएगा। आप इनमें से किसी के बॉन्ड ले सकते हैं, NHAI के, REC के, PFC, IRC के और किसी और कंपनी के भी जिसको सरकार ने अप्रूव करा है। 6 महीने के अंदर खरीदने होते हैं, जैसे यहाँ टाइम था 1 साल पहले, 2 साल बाद, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल। यहाँ पे जब भी आप लैंड बिल्डिंग या दोनों को किसी एक को बेच देंगे, जिस दिन बेचेंगे उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर आपको बॉन्ड खरीदने हैं। कितने तक के, मैक्सिमम 50 लाख तक के खरीद सकते हो, जिससे आपका कैपिटल गेन 50 लाख का माफ़ हो जाएगा और 10 लाख जो बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो मेरा केस था। अगर आपका कम आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, तो पूरा पूरा इन्वेस्ट कर दीजिए। अब इन्वेस्टमेंट हो गई, टैक्स बच गया। 5वां पॉइंट इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, कंडीशंस। यहाँ 3 साल होल्ड करनी थी, यहाँ मुझे करनी है 5 साल तक बॉन्ड को होल्ड करना है, और 5 साल से पहले मैं इनको रिडीम नहीं कर सकता। जो सरकार का पर्पस था कि यार लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बचे, तभी तो कराया ये। इसमें भी दोस्तों वही है, अगर आप 6 महीने में नहीं करा पा रहे हैं या 6 महीने में टाइम निकल गया है, कुछ भी है, आपका टाइम बीच में पड़ रहा है, तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर ये पैसा जमा करना पड़ेगा, 50 लाख रुपए। 10 लाख के ऊपर टैक्स तो पे करने 50 लाख जमा करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी तरफ से एडवाइस है, 5% का इंटरेस्ट रेट लगता है इसके ऊपर, टैक्स हर साल पे करना पड़ता है, और बैंक में जाके फॉर्म भर दीजिए, बोल दीजिए मुझे बॉन्ड लेने, बैंक वाले आपके फॉर्म भर देगा और आपसे चेक ले लेगा और आपको बॉन्ड इशू करवा देगा उनकी कंपनी के बिहाफ पे। NHAI डायरेक्ट किसी कंपनी में जाना, बैंक से ही फॉर्म ये भरा जाता है। अब दोस्तों 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, फिर से चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। वो सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 54F, सबसे मजेदार और सबसे कॉम्प्लिकेटेड। सबसे ज़्यादा केस जो प्रॉपर्टी के मैं कराता हूँ इसी सेक्शन पे होते हैं। कैसे आप बताता हूँ आपको, ये भी एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ पे, यानी कि मैं इंडिविजुअल हूँ और एचयूएफ पता ही है, वीडियो बनाई है मैंने, इस पर देख लेना। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, यहाँ पे मेरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे लैंड बिल्डिंग और बोथ थी, यहाँ आ रही है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, यानी कि किसी तरह की भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स आपके पास, मशीनरी है या इसके अलावा कुछ और भी है, कुछ भी है, सब कुछ आ जाएगा एक्सेप्ट नॉट रेसिडेंशियल हाउस, घर ना हो, यानी कि शेड भी हो सकता है आपके पास, बॉन्ड है, ज्वेलरी है, प्लॉट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो इसमें आ जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगी, इसमें तो आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी। अब आपका घर नहीं है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हुई है, इसके अंदर दोस्तों वो प्रॉपर्टी भी आ जाएंगी जिस पे आप डेप्रिसिएशन लेते हो बुक्स में। क्या होता है, जब हम डेप्रिसिएशन लेते हैं तो हमारा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, लेकिन वो भी इसमें कवर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली चीज़ें भी इसमें कवर हो जाती हैं, क्योंकि कंडीशन यही है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होनी चाहिए। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि सेक्शन है, इनकम टैक्स का रूल है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स पे हमेशा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाना पड़ता है, लेकिन इसका बेनिफिट ले सकते हैं हम। क्या करना है दोस्तों इन्वेस्टमेंट इसमें, कंप्लीट सेल अमाउंट। अगर मुझे 2 करोड़ मैंने बेचा है, मैं मान लेता हूँ मेरी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, रेसिडेंशियल नहीं थी, 2 करोड़ का मैंने कंसिडरेशन लिया, सेल बेची है, तो पूरा 2 करोड़ जमा करना है मुझे यहाँ पे। जहाँ मेरा यहाँ पे 60 लाख था, यहाँ पे भी मेरा 50 लाख था लिमिट की वजह से, यहाँ मुझे पूरा 2 करोड़ जमा करना पड़ेगा। पर्पस क्या है, सरकार ये चाहती है कि भैया कोई भी अगर बंदा बेच रहा है, कोई भी चीज़ बेच रहा है, तो थोड़ा सा रियल इस्टेट इंडस्ट्री बूस्ट हो, उसका अपना एक घर हो जाए। तो अगर उसका घर खरीद लेता है, अभी बताऊंगा आगे, घर में लेना है, सेम कंडीशन है जो इसकी है 54 की, तो घर की कंडीशन है, पूरा सेल का अमाउंट जमा करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2 लाख में से सिर्फ एक चीज़ मैनेज कर सकते हो आप, वो है आपकी ब्रोकरेज और कमीशन। अगर आपने वो वाइट में दी है वो भी, अगर आपने कैश में दिया उसका रिकॉर्ड नहीं है तो वो भी माइनस नहीं होगी। तो यानी कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और 2 लाख रुपए का मानता हूँ ब्रोकरेज था, तो 1,98,00,000 आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा पूरा अमाउंट। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, सिर्फ कैपिटल गेन को जमा करा देते हैं। क्या खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउस 1 साल पहले या परचेज करना है 2 साल बाद, कंस्ट्रक्शन केस है तो 3 साल, सेम कंडीशन जो मेरी सेक्शन 54C की थी। अगली शीट और 5वां पॉइंट सेक्शन 54F के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या है इसकी। यहाँ कंडीशन थी 3 साल होल्ड करना है, यहाँ 5 साल होल्ड करना है, इसको रिडीम नहीं कर सकते। 54F के अंदर कंडीशन है कि आपका सिर्फ एक रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए था। यानी कि मेरे पास जब मैं बेच रहा हूँ, यानी कि इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ 54F में, मेरे पास एक घर है तो मैं ले सकता हूँ। अगर मेरे पास 2 घर हैं और मेरे पास एक कमर्शियल शॉप थी, तो मैं कमर्शियल शॉप बेच के इसका बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी से 2 घर है। सरकार नहीं चाहती है कि आप प्रॉपर्टी या कमर्शियल बेचो और रेसिडेंशियल घर खड़े करते रहो, वो चाहते हैं आपके पास एक घर था, ठीक है आप एक घर और बना लो यार, 2 घर तो हम अलाउ करेंगे तभी देंगे बेनिफिट। 3 साल तक होल्ड करनी है प्रॉपर्टी वाली, अगर होल्ड नहीं करोगे तो टैक्स लग जाएगा। हाँ, उसे बेच के फिर से अगर प्रॉपर्टी ले लोगे रेसिडेंशियल, बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी दोस्तों आप अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि भैया मैंने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची थी, शेयर बेचे थे, मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स थी और कैपिटल गेन हो गया है मेरे को, तो मैं उसको होल्ड कर देता हूँ, अभी टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्शन केस है, तो आप वही कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोल के टैक्स को बचा सकते हैं। उसको जमा कर दीजिए, बैंक में जाइए, अकाउंट खोलिए, सिंपल सा, जैसे एफडी होती है वैसे इसमें अकाउंट खुल जाएगा। आपको जो एफडी का इंटरेस्ट है वो भी इसमें मिलता है, पैसा बेकार नहीं आता, बड़ा फायदेमंद है ये। अब मेरी एडवाइस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपका 1/4/2001 से पहले की प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको 1/4/2001 की रजिस्टर्ड वैल्यू से फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और 2001 से उसका इंडेक्सेशन करना पड़ेगा जिस साल आपने बेची है। ये मैंने पहले ही बोला था, फिर बता रहा हूँ, मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। और कई लोग कहते हैं सर ऐसा करें, कैपिटल बचाने के लिए उसको 55 लाख दिखा दें, ये दिखा दें, वो दिखा दें। दोस्तों अगर वहाँ का सर्कल रेट उस साल का नहीं था तो आप एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2001 में वहाँ सर्कल रेट चल रहा था और रजिस्ट्री हो रही थी तो फिर आपको उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते आप। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, हाई वैल्यू दिखा देते हैं, पता ही नहीं होता कि मुझे क्या दिखाना है, लोग गलत एडवाइस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितनी दिखाएं और क्या हमें उसका प्रूफ चाहिए होता है। लोग चाहते हैं परचेज की तो डीड होती है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन कराई है एक्चुअल में भी कराई गई जगह, तो उसका मेरे पास प्रूफ तो कोई है नहीं जी, मैं तो 10 साल पहले कराई थी, तो मैं क्या करूं, सारा पैसा मैंने कैश में दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कंस्ट्रक्शन कराई है दोस्तों तो बेचने से पहले उसकी एक वैल्यूएशन जरूर करा लें। एक रिपोर्ट जो होती है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है इनकम टैक्स में, वही इसकी वैल्यूएशन करता है। पता कर लीजिए कि वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड वैल्यूअर है या नहीं, वो इसकी वैल्यूएशन कर देता है, वो बता देता है हाँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, सर्टिफाई कर देता है, 4-5 हज़ार रुपये लेगा वो, लेकिन आपका काम पक्का हो जाता है कि हाँ यार हुई थी, ये कंस्ट्रक्शन मैंने करा रखी है। और इनकम टैक्स के पास पावर है कि पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तो खोल सकता है। तो आपने दिखा दिया कि मैंने पिछले 2 साल पहले कराई है, तो 2 साल पहले तो आपका रिकॉर्ड भी मंगवा लेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि भैया पेमेंट कहाँ से करी है, बिल कहाँ है उसके, किस तरह कंस्ट्रक्शन कराई है, क्या नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए जब आप इंप्रूवमेंट कॉस्ट लेके अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जजमेंट हैं कि अगर मैं हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची है, मेरे नाम पे थी, मैंने बेच दी, अब मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ के नाम पे हो जाए या मेरे बच्चे के नाम पे चली जाए, किसी तरह की भी एग्जाम्पशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एग्जाम्पशन तब भी मिलेगी। जजमेंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अगर आप पूछेंगे तो आप ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, आप अपनी वाइफ के
और बच्चे के नाम पे भी प्रॉपर्टी करके इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी आईटीआर में उसको दिखा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों प्रॉपर्टी को लेके जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे सोल्व हो गए होंगे। अगर यूजफुल और मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है इससे जुड़ी हुई या कोई टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। और प्रॉपर्टी को लेके पूरी एक सीरीज बना चुका हूं मैं, होम लोन से लेके सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब चीज़ें। तो मेरी कोई भी आप वीडियो है वो सीरीज में जाके जरूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सर्कल में और व्हाट्सएप पे, क्योंकि लोगों को प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के बारे में कुछ नहीं पता। ज़िंदगी में 1 या 2 बार बेचता है हर कोई, अब वो कहाँ इन चीज़ों को ध्यान रखेगा। हम कोर्ट में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाके हमें ही नॉलेज मिलती है और लोगों का टैक्स बच जाएगा तो आपको पार्टी मिलेगी। तो मैं चाहूँगा इसको जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।